तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा, बहुत ही खुशी की बात है कि हमने सेकंड सेमेस्टर के लिए सारे सब्जेक्ट कर रहे हैं। उसी में आपके एक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट पड़ता है, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। तो ऑल इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अकॉर्डिंग टू 16 ये आपका सिलेबस है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो, रिपोर्ट ऑफ द आईसीआर 16 कमेटी। तो अकॉर्डिंग टू 16 कमेटी, एंटोमोलॉजी फंडामेंटल का जो नया सिलेबस है ऑल इंडिया में चेंज होने वाला है। तो वो आपको अभिषेक सर करवाएंगे। तो थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करना क्लासेस में। जो मैटर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं कंटेंट, वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। और मैं श्योर 100% आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि इससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे अपना सिलेबस कवर होता है, अपन वन शॉट क्लास और गेस्ट पेपर वगैरह सारे करेंगे। तो सर आप आइए और आपको एंटोमोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सिलेबस से शुरू करके सारे जो लेक्चर है सीरीज पूरी सर ही आपको कराने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक है सारे भाइयों को, सर आपको भी। ठीक। हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों को। आज हम फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जो कि सेकंड सेम का अपना एक सब्जेक्ट है। आज हम इस सब्जेक्ट को कुछ इस तरह कवर करने वाले हैं कि ये आपको बेसिक से लेकर हाई, यानी मेन पॉइंट जो बेसिक रहता है उसे हम इसमें क्लियर करेंगे। साथ ही हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे। और आज आपको मैं बता दूं कि जब हम एंटोमोलॉजी आज क्लियर करेंगे तो ये आपको ना केवल बीएससी बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, और जो विद्यार्थी एमएससी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। एंटोमोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जहां कीटों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अब शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं और हम इसमें किस तरह सिलेबस को कवर करेंगे। चलिए चलते हैं। ये हमारा थ्योरी पोर्शन है, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में जो भी एंटोमोलॉजी से जुड़ी हुई हिस्ट्री है हम उसे कवर करेंगे। साथ ही हम मेजर पॉइंट रिलेटेड टू डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है? यह किसी विशेष कीट का किसी विशेष स्थान पर प्रभावी स्तर, या कहें तो उसका निरंतर बना रहना ही डोमिनेंस कहलाता है। उसे भी हम इसमें समझेंगे। किंगडम्स के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन, फाइलम्स, अर्थोपोडा, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक बार सिलेबस को देख लें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका कर सकते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फार्मर लव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक शर्मा, और अब हम शुरू करने वाले हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, या जिसे हिंदी में कीट विज्ञान कहा जाता है, कीट विज्ञान कहा जाता है। जैसा कि एंटोमोलॉजी और कीट विज्ञान दोनों शब्दों के परस्पर संबंध से हमें पता चल रहा है कि एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, अर्थात एंटमन का जो एंटमन है उसका शाब्दिक अर्थ है इंसेक्ट। शाब्दिक अर्थ है इंसेक्ट। और जो लॉजी है, लॉजी मेनली डिस्कोर्स या स्टडी से संबंधित होता है। स्टडी, या कहें तो इसे विज्ञान समझा जा सकता है। और इंसेक्ट जिसे कीट समझा जाता है। एंटोमोलॉजी एक ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, और एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स या इंस्केर शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा में एंटमन का तात्पर्य इंसेक्ट से होता है, और यहां इंसेक्ट का तात्पर्य है कट इनटू पीस, अर्थात कई टुकड़ों में विभाजित, कई टुकड़ों में विभाजित होना।
क्या कहलाएगा अपना? एंटमोलॉजी कहलाएगा। कई टुकड़ों में विभाजित होना क्या कहलाएगा? एंटमोलॉजी कहलाएगा। अब जो हमारा इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट, ये हमारे अर्थ्रोपोडा फाइलम से आता है। अर्थ्रोपोडा फाइलम से आता है, जो कि सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे ही बड़ा फाइलम जिसे माना जाता है वो है अर्थ्रोपोडा। इसमें सभी इंसेक्ट्स आ जाते हैं। लगभग वे इंसेक्ट जो हमारे एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस है उनका, वे सभी अर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। लगभग 1/3 या बोले तो 33.33% इंसेक्ट किस में आ जाएंगे? अपने अर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे। अब साथ में अर्थ्रोपोडा का मतलब जान लेते हैं। तो अर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और पोडा का अर्थ होता है लेग। इसका कहने का तात्पर्य हुआ जुड़ा हुआ पैर। जुड़ा हुआ पैर अर्थ्रोपोडा का ये अर्थ होता है। अर्थ्रोपोडा एक सबसे एनिमेलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। और जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है, जिसके अंतर्गत अर्थ्रोपोडा आता है, उसको, उस किंगडम को 12 फाइलम में डिवाइड किया गया है। कितने? 12 फाइलम में डिवाइड किया गया है। किसको? किंगडम एनिमेलिया को। ठीक है। अब हम जिन इंसेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वे इंसेक्ट कैसे होते हैं, जरा उनके बारे में जान लेते हैं। इंसेक्ट हमारे होते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट क्या होता है? इनवर्टिब्रेट जिनका कशेरुकी यानी रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है, उन्हें इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी का उपस्थित ना होना। रीढ़ की हड्डी का उपस्थित ना होना क्या कहलाता है? अपना इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में आते हैं हमारे इंसेक्ट्स। वहीं अगर बात करें वर्टिब्रेट, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उनको वर्टिब्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट कहा जाता है। इसमें अपने कुछ जीव जंतु जैसे कि गाय है और स्वयं मनुष्य भी इसमें आ जाता है। तो ये रहा अपना वर्टिब्रेट। अब हम इन डिटेल में इंसेक्ट से चर्चा शुरू करेंगे, कैसे वह अपन आगे चल के देखते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि इंसेक्ट जो है इंस्केर एक शब्द से बना हुआ है। इंसेक्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं ट्रेकिएटेड, ट्रेकिएटेड बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाए जाते हैं।
2 पेयर ऑफ विंग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स, 1 पेयर ऑफ एंटीनी, ये जो है इंसेक्ट की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इंसेक्ट की क्या है, ये प्रमुख विशेषताएं हैं और वो कैसे है उनको हम अब समझते हैं। इंसेक्ट जो कि ट्रेकिएटेड होते हैं, ट्रेकिएटेड क्या होता है, तो इंसेक्ट्स में सांस लेने के लिए नसिका उपस्थित नहीं होती है, उनमें ट्रेकियल सिस्टम होता है और ट्रेकियल सिस्टम जो है उनके आंतरिक शरीर में उपस्थित स्पाइरेकल्स से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम आगे समझेंगे। मेनली ट्रेकियल्स यहाँ विद्यमान होती हैं। ट्रेकियल्स का मुख्य कार्य क्या है, ट्रेकिएटेड होना क्या है, ट्रेकिएटेड से तात्पर्य यह है कि इंसेक्ट जो वातावरण में रह रहा है, तो वातावरण में उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन जो है कहां से प्राप्त होगी, तो ट्रेकियल्स इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रेकियल से ही उन्हें ऑक्सीजन, जो वातावरण की ऑक्सीजन है, उसे वह प्राप्त करते हैं। आगे बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है। तो इंसेक्ट्स को जब काटा जाता है तो उनका इस हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों साइड वाले हिस्से लगभग समान होते हैं, इसलिए इन्हें बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। 2 पेयर ऑफ विंग्स, अर्थात 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 जोड़े विंग्स के पाए जाते हैं, 2 जोड़े विंग्स के पाए जाएंगे। एक हिस्से पर 2 विंग्स होंगे इस तरह। अब 2 पेयर कैसे हुए, पहला ये हुआ और दूसरा ये हुआ, तो 2 पेयर ऑफ विंग्स हो जाएंगे। 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स। ऐसे ही सेम उस हिस्से पर भी अपने होंगे 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ एंटीनी, 1 पेयर ऑफ एंटीनी, कुछ इस तरह से। ये हमारा इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, ये इनमें होती ही है। मतलब अगर कहें तो इंसेक्ट अगर है तो उनमें ये विशेषताएं जो है होंगी क्या, 1 पेयर ऑफ एंटीनी एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स और 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे। लेग्स यानी पैर, विंग्स यानी पंख और एंटीनी यानी एंटीनी जो उनके सर पर लगे होते हैं। मेनली एंटीनी जो है सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिनसे उन्हें वातावरण के बारे में और अन्य कई सारी चीजों के बारे में पता चलता है। अब मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं। सजेशन यह है कि आप लोग एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतनी ही मेहनत आपको भी करनी है। करना क्या है, एक नोट्स लेना है, उस नोट्स में इन पॉइंट्स को जैसे मैं यहां बता रहा हूं वैसे ही नोट्स कर लेना है। और नोट करने से ये फायदा होगा कि जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको ये बोर्ड याद आ जाएगा और जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ोगे तो ये सब चीजें आपके दिमाग में रिकम्बाइंड होती रहेंगी। तो ये आपको जरूरी है। और इसको कुछ डायग्राम मेरे थोड़े ऐसे ही बनेंगे, लेकिन हाँ इससे आपको समझ आ जाएगा, ये जरूर आप समझ लीजिए। बाकी डायग्राम तो फिर हम ऐसा करेंगे, इसके बाद जो है डायग्राम ऑटोमेटेड जनरेटेड जो कि गूगल से डाउनलोड किए होंगे उन्हें लाएंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको इंग्लिश में ज्यादा समस्या आ रही हो तो मैं इनकी हिंदी भी लिख दिया करूंगा, लेकिन ये जो है टेक्निकल शब्द है तो टेक्निकल शब्द आप कोशिश करो कि इंग्लिश में ही लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसे उतार लीजिए।
आगे हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ एंटमोलॉजी के बारे में। ब्रांचेस ऑफ एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी की ब्रांचेस क्या हो सकती हैं? केवल एंटमोलॉजी को हम एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ते हैं, इसके अलावा जिन जिन क्षेत्रों में एंटमोलॉजी को पढ़ा जाता है वो एंटमोलॉजी की क्या हो जाएंगी? ब्रांचेस हो जाएंगी। दरअसल पहले एंटमोलॉजी को जूलॉजी के ही अंतर्गत पढ़ा जाता था। एंटमोलॉजी को जूलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता था, लेकिन काफी समय बाद ये समझ आया कि जूलॉजी का एक पार्ट जो कि एंटमोलॉजी है वह काफी स्तर पर एग्रीकल्चर में और अन्य क्षेत्रों में इसका जो है इंपोर्टेंस है। इंपोर्टेंस इट मींस कि कहीं पर डैमेज कर रहा है या कहीं फायदा प्रदान कर रहा है, तो वो इनका इंपोर्टेंस देखकर बाद में जूलॉजी से एंटमोलॉजी को अलग कर दिया। एंटमोलॉजी को बाद में जो है अलग कर दिया। अब सबसे पहले हम ब्रांचेस की डिस्कशन करने से पहले हम एंटमोलॉजी की परिभाषा जानेंगे। परिभाषा, क्योंकि परिभाषा आपको लिखने के लिए आएगी और जूलॉजी के अंतर्गत वह विज्ञान जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे हम एंटमोलॉजी कहते हैं। और ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? हम जूलॉजी के अंतर्गत। अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेंसिक एंटमोलॉजी। फॉरेंसिक एंटमोलॉजी। फॉरेंसिक एंटमोलॉजी का जनरली इस्तेमाल किया जाता है क्राइम ब्रांच में या इन्वेस्टिगेशन ब्रांचेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेंसिक मींस यानी किसी इंसेक्ट का किसी क्राइम या किसी वैसी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर है तो उसका अध्ययन किस में किया जाएगा? फॉरेंसिक एंटमोलॉजी में। दूसरी हम बात करेंगे वेटरनरी एंटमोलॉजी के बारे में। ये क्या है? वेटरनरी एंटमोलॉजी जो है पशु विज्ञान से जुड़ी हुई है। पशु विज्ञान में क्या है? तो पशुओं में भी कई सारे रोग, टिक, पी और टिक माइस, ये सब जो है पशुओं में कई सारे रोग उत्पन्न करते हैं, पिस्सू जिन्हें कहते हैं, ये सब जो है पशुओं में आ जाते हैं। तो वहां हम इसको चेंज कर देते हैं और इसे हम किस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ेंगे? वेटरनरी एंटमोलॉजी के अंतर्गत पढ़े होंगे। आपने पशु विज्ञान में या पशुपालन में कई सारे सूत्रकृमि, टिक, पिस्सू जैसे शब्द पढ़े होंगे। तो वह किसके अंतर्गत आ जाता है? वह आ जाता है अपना वेटरनरी एंटमोलॉजी। इसके बाद एक और आता है मेडिकल एंटमोलॉजी। मेडिकल एंटमोलॉजी। मेडिकल एंटमोलॉजी क्या है? मेडिकल एंटमोलॉजी में हमारे मानव विज्ञान से संबंधित है, जो कि मानवों के रोग आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये है मेडिकल एंटमोलॉजी। किससे संबंधित है? मानवों के रोग पर आधारित है। मानवों के रोग पर यह आधारित है। ये हो गया अपना मेडिकल एंटमोलॉजी। ये तीनों ही ब्रांचेस आपको मेंशन करना है जब ब्रांचेस ऑफ एंटमोलॉजी के बारे में पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब द एंटमोलॉजी, या आपसे पूछा जाए कि एंटमोलॉजी को परिभाषित कीजिए,
तो परिभाषा कैसे रहेगी अपनी? जूलॉजी के अंतर्गत वह विज्ञान जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे कहेंगे हम एंटोमोलॉजी। इसकी निम्नलिखित ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में हम ये लिखेंगे, बाद में हम लिखेंगे कि यह एंटोमोलॉजी पहले जूलॉजी के अंतर्गत ही आता था, इसे जूलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता था, लेकिन बाद में इसका इंपोर्टेंस समझा और जाना तो इसे इससे पृथक कर दिया गया और बाद में से एंटोमोलॉजी नाम दे दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक एंटोमोलॉजी का जनरल इंटरफेरेंस आपको समझ आया होगा, जनरल रिव्यू आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में और कैसे एंटोमोलॉजी का विकास हुआ, हम उसको अब समझने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एंटोमोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो या दुनिया का कोई भी विज्ञान हो, उसका कहीं ना कहीं भारत में किसी न किसी लिटरेचर या किसी न किसी काव्य, खंड काव्य, रामायण, महाभारत, इनमें उसका उल्लेख होना अनिवार्य ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी विज्ञान अचानक से डेवलप हो गया, उसे यूएसए या अन्य देशों ने बना दिया, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कई सारे वैज्ञानिक ढंगों को, वैज्ञानिक प्रकारों को, कई सारे विज्ञान को पहले ही खोज लिया और उन्हें अपने लिटरेचर जैसे कि रामायण, महाकाव्य है, महाभारत है और भी कई सारे लिटरेचर हैं, सुश्रुत संहिता है और ऋग्वेद है, इनमें उन्होंने उसका वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम वही जानते हैं कि एंटोमोलॉजी का शुरुआत जो है भारत में किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले हम एंशिएंट स्क्रिप्ट जो कि रामायण और महाभारत है उसमें किस प्रकार एंटोमोलॉजी को मेंशन किया गया है वह समझते हैं। महाभारत, रामायण में किस प्रकार उल्लेखित है? तो ये क्या आपने एंशिएंट लिटरेचर है, एंशिएंट लिटरेचर है, इनमें किस प्रकार जो है अपने एंटोमोलॉजी का उल्लेख मिला है। तो जानते हैं एंटोमोलॉजी कैसे रिलेट कर रही है उसे समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी चींटी होती है, चींटी, आशा करता हूं कि आप सबने इसको देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो अब जाके देख ले। चींटी सभी ने देखा होगा। चींटी को पिप्पलिका नाम से पिप्पलिका नाम से किसमें मेंशन किया गया? महाभारत में। पिप्पलिका और भी जगह मेंशन की गई है। पिप्पलिका को इंग्लिश में पिपीलिका लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे ग्रास ऑफर होते हैं, ग्रास ऑफर अर्थात टिड्डा, ग्रास ऑफर यानी कि टिड्डा टिड्डा, इसे पतंगा नाम से संदर्भित किया गया है, पतंगा नाम दिया है इसे। पतंगा ऐसे बोला गया। इसके बाद हम बात करेंगे अपने सिल्क बॉम के बारे में, या हनी बी से समझ लीजिए। हनी बी को मधुमक्षिका नाम से संदर्भित किया गया। हनी बी यानी कि मधुमक्खी, मधुमक्खी, इसे मधुमक्षिका नाम से, मधुमक्षिका नाम से मेंशन किया गया है इंग्लिश में, मधुमक्षिका, ठीक है। और टर्माइट क्वीन, टर्माइट क्वीन, टर्माइट जिसे व्हाइट एंड या सफेद चींटी भी कहा जाता है,
सफेद चींटी, सफेद चींटी या जिसे टर्माइट बोला जाता है उसे अम्बा कपालिका नाम से अम्बा कपालिका नाम से इन लिटरेचरों में मेंशन किया गया है। आपको यह लेक्चर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, इससे क्या है और भी जो साथी हैं उन तक यह वीडियो पहुंचे। आगे हम समझते हैं, इनको नोट कर लीजिए कैसे कैसे इन्हें मेंशन किया गया है। इसमें जो है मधुमक्खी को मधुमाक्षिका कहा गया है और सफेद चींटी इसे अम्बा कपालिका बोला गया है। इन्हें मेंशन करने के कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे हैं जिन्हें हम आगे संदर्भित करेंगे, कैसे और क्यों इन्हें मेंशन किया गया है इन लिटरेचर्स में। महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना मैं आपको याद दिलाता हूं जो कि एंटोमोलॉजी से संबंधित है। एंटोमोलॉजी अर्थात एक कीट विशेष से संबंधित है। किस कीट से संबंधित है वह अपन चलते हैं, समझते हैं। महाभारत में लक्ष्य ग्रह बनाया गया था। लक्ष्य ग्रह बनाया गया कौरवों द्वारा। किनके लिए? पांडवों के लिए। और क्यों बनाया गया? तो लक्ष्य ग्रह बनाया गया पांडवों को मारने के लिए। अब लक्ष्य ग्रह किससे बना हुआ था और इसका एंटोमोलॉजी से किस प्रकार संबंध है वह जानना जरूरी है। लक्ष्य ग्रह जो है लाख से बना हुआ था। लाख आप सभी लोग जानते हैं जो कि लैक इंसेक्ट से प्राप्त होता है, उससे बनाया गया था। और लैक जो है हाईली फ्लेमेबल मतलब जल्दी आग पकड़ने वाला एक पदार्थ है। तो इससे जो है क्या बनाया गया? लक्ष्य ग्रह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? पांडवों के लिए। क्यों बनाया गया? उन्हें मारने के लिए। लेकिन वास्तविकता में वह एक सुरंग के रास्ते से बाहर आ गए थे, उन्हें इसके बारे में जानकारी मिल गई थी। लेकिन हम तो यहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं कि महाभारत में यानी 1400 बीसी में किस प्रकार जो है अपना लाख के बारे में महाभारत में बताया गया। इसका मतलब यह है कि 1400 बीसी में हम लोग जानते थे कि लाख कहां से प्राप्त होता है, लाख किस इंसेक्ट से प्राप्त होता है, यह हम जानते थे। तभी हमने क्या लक्ष्य ग्रह बनाया। तो ये मेंशन किया किसमें? महाभारत में। महाभारत जो कि अराउंड 1400 बीसी 1400 बीसी की यह बात है। क्या बनाया गया? लक्ष्य ग्रह बनाया गया। लक्ष्य ग्रह लक्ष्य ग्रह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? पांडवों के लिए। वो मैं यहां मेंशन नहीं करूंगा, मैंने स्टोरी आपको बता दी। लक्ष्य ग्रह किससे संबंधित है? लक्ष्य ग्रह जो है लाख कल्चर से, लाख विज्ञान से संबंधित है, जैसे किसमें मेंशन किया गया? महाभारत में। तो लक्ष्य ग्रह जो है एक हाईली फ्लेमेबल मटेरियल था। उनका ये प्लान था कौरवों का कि इसमें वे पांडव रुकेंगे और रात्रि में उनकी मृत्यु हो जाएगी, काय से? आग लगने से। तो लाख कल्चर यहाँ मेंशन हुआ। इससे यह तो पता चलता है कि हमारे एंशियंट में जो पूर्वज थे हमारे, वह सब ये जानते थे कि क्या लाख होता है, क्या हनी भी होती है। अर्थात हम लोग काफी समय से डेवलप हो चुके थे। इसके बाद हम एक संस्कृत डिक्शनरी अमरकोश के बारे में जानेंगे। अमरकोश अमरकोश क्या है? एक संस्कृत डिक्शनरी है। संस्कृत डिक्शनरी है जिसमें पतंगा और ब्राह्मण फ्लाइज के बारे में बताया। जिसमें किसके बारे में बताया? पतंगा, पतंगा अर्थात टिड्डा।
टिड्डा और भ्रामर यानी भंवरा। भंवरा जो है एक प्रकार का इंसेक्ट है, ये बेनिफिशियल है क्योंकि यह कई सारी फसलों में अपना पॉलिनेटर का कार्य करता है। और पतंगा जो है एक हानिकारक इंसेक्ट है जो कई सारी बीमारियां भी लाता है और कई सारे पौधों को नष्ट भी करता है। इसके अलावा मौत और बीटल के बारे में भी यहाँ चर्चा की गई। मौत और बीटल्स के बारे में भी यहाँ अमरकोश यानी संस्कृत डिक्शनरी में बताया गया। आगे हम बात करते हैं सुश्रुत संहिता के बारे में। सुश्रुत संहिता जो है एक सर्जियन लिटरेचर है। सुश्रुत, सुश्रुत में क्या वर्णन किया गया? यह एक सर्जियन, सर्जियन अर्थात उस समय की डॉक्टरी जो है इसके अंतर्गत की गई थी, सुश्रुत संहिता के अंतर्गत। इसमें जो है अपना क्या मेंशन किया गया? तो इसमें चींटी को मेंशन किया गया। इसमें चींटी को मेंशन किया गया। चींटी को क्यों मेंशन किया गया? क्योंकि उस समय सर्जियन जो है जब कोई हिस्सा हमारा कट पिट जाता है तो उसको वहीं पर जोड़ दिया जाता। अब जोड़ कैसे दिया जाता है? जैसे मान के चलिए ये हमारा कोई हिस्सा है हाथ का जो है फट गया, एक्सीडेंटल फट गया है। अब इस हिस्से को जोड़ने के लिए आज के समय में तो धागे से टांके लगा दिए जाते हैं। वो कि कैसा धागा होता है? वो धागा जो कि गल जाता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो चींटी का जो हेड होता है, चींटी का जो हेड होता है उसमें कुछ इस तरह से पकड़ने वाले दांत होते हैं और एक बार जब वह किसी चीज को पकड़ लेती है तो उसे बहुत मुश्किल से छोड़ती है। तो सुश्रुत संहिता में चींटी का इस्तेमाल इस प्रकार सर्जिकल करने या सर्जियन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता और इसको जो है इस प्रकार एक बार वहां जोड़ने के पश्चात इसके सर को यहां से काट दिया जाता था। तो इस प्रकार जो है सुश्रुत संहिता में हमारे चींटी का उल्लेख किया गया। उमा स्वाति एक एंशिएंट लिटरेचर है। उमा स्वाति, उमा स्वाति भी एक एंशिएंट लिटरेचर है और इसमें मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी के बारे में बताया गया। तो ये रहा अपना एक जनरल रिव्यू कि एंशिएंट लिटरेचर में किस प्रकार हमारे इन एंटोमोलॉजी का उल्लेख मिला है, जो कि मैंने आपको सामने बता दिया है। महाभारत में 1400 बीसी के समय लक्ष्य ग्रह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? स्टोरी आपको पता ही है। अमरकोश संस्कृत डिक्शनरी है जिसमें पतंगा यानी टिड्डा, भ्रामर यानी भंवरा जो कि पॉलिनेटर एजेंट है, मौत और बीटल्स का भी इसमें उल्लेख किया गया। सुश्रुत संहिता में चींटी का उल्लेख मिलता है। चींटी का उपयोग क्यों किया गया, कैसे किया गया और कहाँ करते थे? वो सर्जियन थे और सर्जियन को टांका लगाने के लिए आज के समय में सुई धागा है, यानी कि वो अपनी मेडिकल लैंग्वेज में उसे कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन मैं देसी भाषा में यही बोलता हूँ कि उनके पास सुई धागा है। लेकिन सुश्रुत उस समय जो कि महान साइंटिस्ट थे उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी। उनके पास उस समय ये सब सुविधाएं नहीं थी तो उन्होंने चींटी के एक गुण देखा चींटी में कि चींटी किसी स्थान को एक बार पकड़ ले तो उसे बमुश्किल छोड़ती नहीं है। तो उनके इस गुण का इस्तेमाल उन्होंने कहाँ कर लिया? सर्जियन में। उमा स्वाति एक भौतिकी पुस्तक है, भौतिकी पुस्तक है। और इसमें किस चीज का उल्लेख मिला? इसमें उल्लेख मिला हमारे बीज यानी कि मधुमक्खी। और मधुमक्खी के बारे में हम लोग पहले से ही जानते थे क्योंकि मधुमक्खी जो अपना भोजन बनाकर हमें प्रदान कराती हैं वो क्या है? हनी। ये थे मुख्य
जो पॉइंट हमारे एंशिएंट लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम कुछ पेस्ट के बारे में जानेंगे जिनका नेशनल इंपोर्टेंस होता है। अब किसी पेस्ट का नेशनल इंपोर्टेंस कब माना जाता है वह भी हमें जानना जरूरी है। नेशनल इंपोर्टेंस क्या होता है? नेशनल इंपोर्टेंस, किसी पेस्ट का नेशनल इंपोर्टेंस कब माना जाता है? जब वह किसी स्थान विशेष में एक अच्छी प्रकार से, बहुत भीषण प्रकार से वहां फसल को नष्ट कर दे और लगातार साल दर साल वह वहां पर उपस्थित रहे, तो उसे उसका नेशनल इंपोर्टेंस कहेंगे। जैसे कि इसमें कुछ आते हैं, हमारे लोकस्ट हैं। लोकस्ट नेशनल इंपोर्टेंस कैसे है वह मैं आपको समझाता हूं। विगत कुछ समय पश्चात, यानी बहुत समय पहले, एक आध 1.5 साल पहले, लोकस्ट का इफेक्ट जो है पाकिस्तान के कुछ एरियो में काफी देखा गया था और यह इनकी संख्या में वृद्धि करते गए और इतनी वृद्धि की कि इन्होंने पूरी फसलों को एक दिन में नष्ट किया, मतलब बड़े से बड़े खेतों को एक दिन में नष्ट कर लिया। इन्हें कहते हैं लोकस्ट। लोकस्ट जनरली टिड्डों के समान ही दिखते हैं और इन्हें नेशनल इंपोर्टेंस में इसलिए रखा गया ताकि ये अपना रिप्रोडक्शन जो है इतना फास्ट करते हैं कि एक दिन में सैकड़ों और हजारों जो है लोकस्ट तैयार हो जाते हैं। इसलिए इनका नेशनल इंपोर्टेंस भी है। साथ में ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, किसी स्थान पर अगर उपस्थित हो गए तो उस स्थान को सपाचट कर देंगे। ये इनकी एक अच्छी खासी विशेषता है। इसमें अगर हम बात करें तो टर्माइट भी आ जाता है, और टर्माइट यानी सफेद चींटी, ये तो लगभग सभी फील्ड में आपको दिख जाएगी, क्योंकि इसका जो है एक विशेष प्रकार का आवास होता है। यह मिट्टी के भीतर होती है, तो यह बाहरी वातावरणों से बच जाती है। इस कारण टर्माइट जो है सभी स्थानों पर लगभग पाई जाती है। टर्माइट जिसे सफेद चींटी कहा जाता है, यह भी नेशनल इंपोर्टेंस में आती है। व्हाइट ग्रब, व्हाइट ग्रब ये भी नेशनल इंपोर्टेंस में आते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव जो है हमारे भारत में सबसे अधिक देखा गया है। कुछ कुछ स्थानों पर इनका बहुत भीषण प्रकार से प्रकोप देखा गया है, इसलिए इन्हें नेशनल इंपोर्टेंस में रखा गया है। और जिस स्थान पर ये उपस्थित होते हैं वहां से कई सारे प्रोडक्टों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना लाना बंद हो जाता है, इसीलिए इन्हें नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। आप इन सबको नोट्स में उतारते चलिए, क्योंकि यह आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आगे। और जब क्वेश्चन उठता है तो हम तो यहाँ सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप उसे मिस कर ही जाएंगे। और ये तो आपका रहा बेसिक। आपने अगर यहाँ बेसिक क्लियर कर लिया तो आगे जब भी आपको एंटोमोलॉजी आएगा तो आपको 1% भी डाउट नहीं बनेगा और अच्छे से आप उसे कवर करोगे। बस शर्तें ये है कि आपको यहाँ ध्यान लगाकर पढ़ना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, तभी हम जो है आगे अच्छा कर पाएंगे। अब हम इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम एक चीज जान लेते हैं, वो क्या है जिसकी हमें जरूरत होगी। आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते उनको बता देता हूं। बीसी और एडी, ये दो टर्म हैं जो कि इनका हिस्ट्री में काफी योगदान है। काफी योगदान मतलब इनसे रिलेटेड कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन योगदान क्या है कि जब भी हम किसी हिस्ट्री के एंशिएंट में बात करते हैं तो कहीं पर बीसी दिख जाता है, कहीं पर एडी दिख जाता है। अब ये बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है।
तो फिर कैसे हम जानेंगे? बीसी आया तो हमें समझ तो आना चाहिए कि बीसी क्या होता है। एडी आया तो एडी से हमें पता तो होना चाहिए कि एडी क्या होता है। दरअसल ये जो है ग्रीक जो है लिटरेचर में से, या बोले तो हमारे जो क्रिश्चियन होते हैं वो लोगों का कैलेंडर जो है इस प्रकार चलता है। भारतीय कैलेंडर थोड़ा इससे अलग है, लेकिन वो भी लगभग इसी प्रकार है। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी। जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था कि यह जो है क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा तैयार किया गया एक कैलेंडर है। क्राइस्ट का अर्थ होता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो हमारे जीसस थे उनके जन्म से पहले जो डेट्स थी उन्हें बीसी लिखा जाता है, और उनके जन्म के बाद जो डेट्स हैं उन्हें एनो डोमिनी लिखा जाता है। अब ये कैसे वर्क करती हैं वह जरा समझ लीजिए। हम एक स्केल तैयार करते हैं। ये एक स्केल है, मैंने यहां से इसको कुछ पॉइंट दे देता हूं। ऐसे मैंने कुछ यहां पॉइंट दे दिए। एक पॉइंट और देना पड़ेगा। अब यहां हमारे एक कोई डेट ले लेते हैं, और यहां जो है हमारे जीसस का जन्म हुआ। जीसस के जन्म से इस तरफ यानी बिफोर द क्राइस्ट ऑफ जीसस 1 2 3 4 क्या हुए? बीसी। फिर सेम इधर 1 2 3 4 इस तरह जो है यह कैलेंडर चलता है। अर्थात जैसे मैंने अभी बात की 1400 बीसी महाभारत में 1400 बीसी यानी कि जीसस के जन्म से पहले, बिफोर दी क्राइस्ट, यहां कितना हो गया अपना 1400 ये हो गया मान के चलिए। और लगभग अभी का जो समय मिला लेंगे जो जीसस के बाद, जो अपन एक जनरल आंकड़े के बारे में बात करेंगे, तो वह हो गया 1400। 1400 और 1400 हो गया अपना 2800। ऐसा फिक्स नहीं है, सिर्फ मैं आपको कैलेंडर समझा रहा हूं। 2800 वर्ष पूर्व, वर्ष पहले, ये तो क्या हो गया अपना एग्जैक्ट टाइम हो गया, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि एक समय क्या हुआ, तो वह हो गया 2800 वर्ष। जैसे हमने अभी बात की, जैसे कि 1400, फिर यहां आए तो यहां शून्य हो गया, फिर यहां से आगे चला तो अब तक जो समय हो गया उसको ऐड करके क्या निकल के आया 2800 वर्ष। लेकिन अगर हम उनकी भाषा में बात करते हैं तो हमें एडी और बीसी में ही बात करना होगा। यहाँ बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम तक यहाँ आ जाएगी, और यहाँ से बढ़ता हुआ क्रम जो कि अभी चल रहा है वो क्या है? एडी। अब आगे इसको सेंचुरी भी बोल देते हैं, इसी को सेंचुरी बोलते हैं। अब जैसे कि 21st सेंचुरी, तो ये जो है इसका हिस्सा है, ये क्या है? इसी का हिस्सा है। अब ये तो आपको कैलेंडर समझ आ गया होगा, तो अब मैं जब भी डेट लिखूंगा तो आप बीसी और एडी में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आगे हम जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब बात करेंगे हम अरस्तु। अरस्तु एक वैज्ञानिक है भैया, एक ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि हर एक विज्ञान में घुसाते हैं, हर एक विज्ञान में इनका आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो ये हैं अपने भाई अरस्तु जी। अरस्तु जी, अरस्तु जी का एक विशेषता है
अरस्तु जी हर एक जगह आ जाते हैं। हर एक जगह आना मतलब इतना आसान नहीं है, उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए वे इसमें आते होंगे। इसलिए हम चलते हैं अरस्तु के पास। अरस्तु जो है, इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल, एरिस्टोटल कुछ ऐसे ही बोला जाता है, एरिस्टोटल बोला जाता है। एरिस्टोटल बोला गया। अरस्तु जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए और इनका लगभग सभी विज्ञान में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देखा गया है। तो इन्हें जो है फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, वैसे ही फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं इन्हें। लेकिन सर हम तो एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें बॉटनी से क्या मतलब है? तो अपन चलते हैं इन्हें एंटोमोलॉजी में किस प्रकार इनका योगदान रहा। तो एंटोमोलॉजी में इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इन्हें किसमें कहा जाता है? एंटोमोलॉजी में कहा जाता है। सॉरी, बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है कि किसी भी इंसेक्ट की बायोलॉजी, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, इस पर आधारित उन्होंने कुछ ग्रुप्स तैयार किए और इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा गया। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, जब हम पुराने समय में चलते हैं तो पुराने समय में उस प्रकार के जो आधुनिक टेक्निक्स हैं, आधुनिक यंत्र हैं, नहीं होते थे। इनकी अनुपस्थिति में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है अपन को दिया, तो हम उनका योगदान नहीं भूलेंगे। हालांकि अब ये क्लासिफिकेशन उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उस समय जब इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो कि आज के समय में उतनी नहीं है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए और वो ग्रुप्स किस आधार पर बनाए? मैंडिबल्स। मैंडिबल्स के आधार पर, पोस्टुलेट के आधार पर, विंग्स के आधार पर, नॉन विंग्स के आधार पर। तो इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया वह इस प्रकार दिया। मैंडिबल्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बायोलॉजिकल है और बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी क्या होती है? मैंडिबल्स। मैंडिबल्स यानी चबाने वाले मुखांग, चबाने वाले मुखांग। और हॉस्टलेट क्या होते हैं? हॉस्टलेट होते हैं चूसने वाले मुखांग, चूसने वाले मुखांग। चूसने वाले मुखांग। विंग्स क्या होते हैं? ये होते हैं पंख। और नॉन विंग्स यानी जिनके पास पंख नहीं है। अब मैंडिबुलेट चबाने वाले मुखांग और हॉस्टलेट चूसने वाले मुखांग, तो इसमें उन्होंने हॉस्टलेट में रखे कुछ तितलियां और मच्छर, इनका जो है उल्लेख इसमें किया। चबाने वालों में उन्होंने टिड्डा जैसे कई सारे वर्गों का उल्लेख किया। तो अरस्तु जो है काफी दिमागदार वैज्ञानिक तो थे उस समय, इतना सब कुछ डिस्क्राइब कर पाना और बिना किसी यंत्र के माध्यम से उन्होंने ये सब हमें बता दिया। और ये किस समय की बात चल रही है? ये चल रही है 384 बीसी की, 384 बीसी की। मैंने आपको कैलेंडर समझाया, कैसे कैलेंडर में हम बीसी और एडी के बारे में जानते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो बीसी यानी अब के समय से हजारों साल पहले 384 बीसी में उन्होंने
ये सब बताया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। और एंटोमोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। आगे जो है इन्होंने दो वर्ग भी दिए, और वह वर्ग कौन से थे? कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा। कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा दो वर्ग दिए, और ये वर्ग भी लगभग उन्होंने इनके आधार पर ही क्लासिफाइड किए। बाद में जो है इनमें चेंजेस किए गए। डिप्टेरा वर्ग में उन्होंने हॉस्टलेट यानी चूसने वाले मुखांक के जितने भी हमारे कीट थे उनको इसमें उन्होंने रखा, जिसमें से आज के समय में मच्छर इसी वर्ग के अंतर्गत हैं। कोलियोप्टेरा में उन्होंने कुछ कॉकिनेलिड्स इनके बारे में उल्लेख किया, तो यह ग्रुप भी उन्होंने बनाया। तो ये हमारा अरस्तु यानी कि इंग्लिश में अरिस्टोटल जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे हम और भी बात करते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं कैरोलस लीनियस। लीनियस जो है एक महान वैज्ञानिक रहे। लीनियस भी अपने समय में एक महान वैज्ञानिक रहे, और ये जो है बीसी डेट वैक में नहीं गए, ये जो है अभी के समय में 1758 की बात है। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये कौन से समय की बात है? 1758, यानी कि अभी ज्यादा समय इनको नहीं हुआ, ये बीसी में नहीं गए, ये एडी में आ गए। लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। अब टैक्सोनॉमी क्या होता है? किसी वर्ग विशेष को इस प्रकार से उल्लेखित करना कि उसके वर्ण और उनके सारे अंग प्रत्यारंग सभी का उल्लेख किया जा सके, यानी टैक्सोनॉमी किस प्रकार डिवाइड होती है वह हम जानेंगे। टैक्सोनॉमी से संबंधित है आकार की, यानी उनके आकार की के आधार पर उन्हें उल्लेख किया जाए, उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो इन्होंने टैक्सोनॉमी दी, तो इनको फिर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। और फिर इन्होंने एक किताब लिखी, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, आप इसका नाम याद ही कर लें। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक जगह पूछा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो लगभग याद हो ही जाता है, लेकिन वो किताब जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है उसको भूल जाता है। लेकिन इस किताब को इस तरह याद कर लेना है कि ये तो एक पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, और पता नहीं कहां काम आ जाए। तो उस किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे, आप चाहें तो मैं इसे हिंदी में लिख दूंगा। ये किताब उन्होंने लिखी, और यह जो है अपने एंटोमोलॉजी और कई सारे लिटरेचर इसमें थे। इसमें जो है 28 प्रकार के इंडियन इंसेक्ट की स्पीसीज के बारे में इन्होंने उल्लेख किया था। कितनी? 28 प्रकार की भारतीय प्रजातियों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया। अब वह प्रजाति कौन थी हमें इतना डीप नहीं जाना है, क्योंकि यह हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में जो है पॉइंट वाइज आते हैं, टिक करना रहता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 28 प्रकार की भारतीय प्रजातियों के बारे में किस बुक में लिखा गया था? सबसे पहले सिस्टेमा नेचुरे बुक। और किसने लिखी थी यह बुक? यह बुक लिखी थी लीनियस ने। और लीनियस जो है कौन है? लीनियस है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हम जिस भी वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे, जिसके आगे फादर जुड़ जाता है, उस वैज्ञानिक को हमें दिमाग में इस प्रकार रख लेना है। क्यों? क्योंकि फादर जो है पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में। यह मेजर पोर्शन होता है कि कौन किस विज्ञान का फादर है, पिता है। तो लीनियस जो है आकारिकी के पिता हैं। आगे हम बात करेंगे जेसी फेब्रिकस के बारे में। फेब्रिसियस एक वैज्ञानिक हुए जो कि डेनिश एंटोमोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है दुनिया की सबसे पहली टेक्स्ट बुक एंटोमोलॉजी पर दी।
फेब्रिशियस जेसी। इनको हम किस प्रकार याद रखेंगे? तो इन्होंने दुनिया की सबसे पहली एंटोमोलॉजी की टेक्स्ट बुक दी। इस प्रकार हम इन्हें याद रखेंगे। इन एंटोमोलॉजी इनके द्वारा दी गई। अब दुनिया की सबसे पहली यानी कि फर्स्ट दी गई, तो सर ये क्या था? सिस्टेमा नेचुरे क्या था? लीनियस ने भी तो दी ना किताब। किताब तो फिर उन्होंने भी दी अरस्तु ने। एक्चुअली क्या है, सिस्टेमा नेचुरे जो है केवल एंटोमोलॉजी से संबंधित नहीं है। अरस्तु ने जो किताबें लिखी वो केवल एंटोमोलॉजी से संबंधित नहीं, लेकिन फेब्रिशियस ने जो किताबें लिखी वह एंटोमोलॉजी से संबंधित हैं। और वह किताब कौन सी थी? वह किताब लिखी इन्होंने 1778 में, फिलोसोफिया एंटोमोलॉजी। फिलोसोफिया एंटोमोलॉजिया। मतलब इन्होंने केवल एंटोमोलॉजी पर लिखी, इसलिए इनको वर्ल्ड फर्स्ट टेक्सोनॉमी और टेक्स्ट बुक इन एंटोमोलॉजिस्ट बोला जाता है। फिलोसोफिया एंटोमोलॉजिया ये जो है डेनिस डेनिस में लिखी गई है। डेनिस में लिखी गई है ये किताब। और कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1778 में। 1778 में, यानी सिस्टमा नेचुरे लिखी गई थी हमारी 1758 में। वहीं यह बुक कब लिखी गई? फिलोसोफिया एंटोमोलॉजिया 1778 में लिखी गई। बाद में जो हम 12 फाइलम पढ़ते हैं, इन्होंने इनको 13 फाइलम बताया था। 13 फाइलम बताया था, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। आगे फिर आते हैं जेजी क्विनिंग। जेजी क्विनिंग एक वैज्ञानिक है जो कि 1767 में आए। और जेजी क्विनिंग इसलिए हमको याद रखना है क्योंकि इनकी स्मृति में एक महत्वपूर्ण कीट का नाम रखा गया, क्योंकि इन्होंने काफी अपना योगदान इंडिया में दिया। और इंडिया में कोरोमंडल और साउथ जो हमारा इंडिया है वहां काफी समय अपना इन्होंने दिया और काफी जो है इन्वेस्टिगेशन की। और वहां जो है कीटों का अटैक देखा, फसलों में जो रोग लगते हैं उनके बारे में जांच की। तो क्विनिंग जो है उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था इसको ना भूला जाए, इसको कभी ना भूला जाए। इसलिए उन्होंने जिस कीट पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया हमने उसका नाम बदल दिया और इनके सम्मान में हमने उसका नाम क्या कर दिया? डिस डेरकस कोइनिगी। डिस डेरकस कोइनिगी। डिस डेरकस कोइनिगी, ये ई है, मैं साफ लिख देता हूं। ये कौन सा कीट है? तो ये है अपना रेड कॉटन बग। रेड कॉटन बग। तो देखो हम लोग कितने अच्छे हैं कि किसी साइंटिस्ट का इतना सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहते, और नहीं भूलना चाहते तो हमने उनके नाम पर ये लिख दिया डिस डेरकस कोइनिगी। कौन सा है? रेड कॉटन बग। तो मैं ये जानता हूं कि जब इतना सिमिलैरिटी आपको मिल जाए तो आपको इस वैज्ञानिक का नाम जो है याद हो ही जाना चाहिए। इसके नाम पर जो है एक इंसेक्ट का नाम रखा गया, डिस डेरकस कोइनिगी, रेड कॉटन बग। कौन थे? जेजी कोइनिग। इन्होंने क्या किया था? कोरोमंडल और साउथ इंडिया में कॉटन पर कई सारा काम किया, लेकिन उनका कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने कोई किताब लिखी हो या कोई ऐसा कार्य किया हो, तो हमने उनको इस प्रकार याद रखा। फिर 1875 में एक स्नोडग्रास करके एक वैज्ञानिक आते हैं। स्नोडग्रास 1875
75 में। ये भैया बहुत खतरनाक वैज्ञानिक हुए। इन वैज्ञानिक ने इंसेक्ट मार्फोलॉजी पर इतना अध्ययन किया कि ये उसके पापा बन गए, अर्थात ये उसके फादर बन गए, फादर ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। हम मार्फोलॉजी क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। फिर इन्होंने एक बुक भी लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या होती है? मार्फोलॉजी जो है बाह्य आकार की होती है इंसेक्ट की। इंसेक्ट में जो है बाहर के जो पैर है, उसका मुखांग है, और इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है मार्फोलॉजी में। तो स्नोडग्रास को आप याद रखेंगे, इन्हें फादर ऑफ मार्फोलॉजी कहा जाता है। आगे आते हैं, अब जो है हम अपने आंतरिक चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अब यह वह समय आ गया जब इंडिया में साइंटिस्ट की जरूरतों को देखा गया। 1901 का समय आया और एक वैज्ञानिक आए, लायनल डी निशेवेल। इनको जो है फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट जो है लाया गया इंडिया में। अब इंडिया में एंटोमोलॉजिस्ट की क्या जरूरत थी, जबकि उस समय तो ब्रिटिश साम्राज्य जो है हमारे इंडिया में शासन कर रहा था। तो ब्रिटिश भी जो है यहाँ आए, तो उनको भी लगा कि यार यहाँ जो है कुछ चीजें एंड इंसेक्ट्स के कारण जो है कुछ खेती अच्छी प्रकार से नहीं हो रही है, तो उसके रेगुलेशन के लिए हमें एक एंटोमोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो उस समय 1901 की बात है, 1901 में लायनल डी निशेवेल को लाया गया। और इनको क्यों लाया गया? इनको लाया गया रेगुलेशन करने के लिए। ये थे हमारे फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट, फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट, फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट। लेकिन इनके बाद जो है 1903 में एच एम लेफ्रॉय करके एक और साइंटिस्ट आए, और ये थे हमारे सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट। और अभी जो है इंडिपेंडेंस से पहले की बात चल रही है, एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है। एच एम लेफ्रॉय आए। एच एम लेफ्रॉय को जो है फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। वहीं बात करें इंडिपेंडेंट के बाद, तो इंडिपेंडेंट के बाद जो है पहले एंटोमोलॉजिस्ट इंडिया में कौन थे? हेम सिंह पृथ्वी, एच.एस. पृथ्वी, ये थे। इन्होंने जो है 1937 में IARI में एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की। एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की इन्होंने क्या की? स्थापना की। इसके बाद एक साइंटिस्ट और हैं हमारे, बीबी बिगलेसवर्थ। बीबी बिगलेसवर्थ क्यों प्रचलित हैं? ये जो है एक फेमस साइंटिस्ट हैं, बी बिगलेसवर्थ। इन्होंने जो है सकिंग पेस्ट और किसिंग बर्ड्स, इन दोनों पर जो है काम किया, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। किन पर काम किया इन्होंने? सकिंग और किसिंग बर्ड पर काम
किया। तो ये थे हमारे बीवी बिकलेश्वर। बीवी बिकलेश्वर को अक्सर पूछा जाता है, इसको जो है इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखें। आगे आते हैं, एक फ्लेचर करके वैज्ञानिक आते हैं, टीवी फ्लेचर। टीवी फ्लेचर के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह मद्रास यानी किसी स्टेट में पहले एंटोमोलॉजिस्ट के तौर पर आए थे। किसी स्टेट में अब तक इस समय तक कोई नहीं आया था, मतलब हम बात कर रहे हैं 1900 के समय में। तो उस समय मद्रास में पहली स्टेट थी जहां जो है पहला एंटोमोलॉजिस्ट आया। क्यों आया? क्योंकि हमारे जो साउथर्न एरिया थे, कोरोमंडल जो इलाके थे, वहां जो है इंसेक्ट्स का अटैक काफी देखा गया। तो फ्लेचर ही करके एक टीवी फ्लेचर फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट जो कि मद्रास में आए, मद्रास में इन्हें आए। और ये जो है सेकंड इंपीरियोलॉजिस्ट थे, सेकंड इंपीरियल एंटोमोलॉजी थे, एंटोमोलॉजिस्ट थे, सेकंड इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट। अर्थात इससे पहले हमने फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट एच.एम. लेफ्रॉय को समझा, उसके बाद जो है टीवी फ्लेचर आए जिन्हें मद्रास में लाया गया, और ये सेकंड इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे। अभी जो है हमारी हिस्ट्री काफी बची हुई है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप एक विशेष चीज का ध्यान रखें कि मैंने आज जो जो कवर करा दिया है, आप उसे अच्छे से कवर करके आओगे, तब जो है आगे समझ आएगा, आगे के लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, साथ ही मैंने आपको बताया कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। नोट्स आपको उसी तरह से बनाना है जैसे मैंने आपको बताया था, और इन सबको कवर करना है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।